हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकादमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इसी के चलते जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है यूरोपियन यूनियन, और जो सब टॉपिक है उसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन या फिर चैलेंजेस टू यूरोपियन यूनियन भी हम कह सकते हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली ये बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के सामने भी कौन कौन से चैलेंजेस हैं या उसकी भी क्या लिमिटेशंस हैं। क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली यही पूछ सकता है कि यूरोपियन यूनियन के सामने कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहा है या फिर उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे फर्स्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने यूरोपियन यूनियन की उसकी फॉर्मेशन भी पढ़ी, उसकी फॉर्मेशन के पीछे रीज़न भी पढ़ा, साथ के साथ यूरोपियन के हमने इसके बारे में हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे वो एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, पॉलिटिकल, इसके साथ साथ मिलिट्री। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के सामने कौन कौन से लिमिटेशंस हैं और साथ के साथ उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है। इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर स्टेट हैव देयर ऑन फॉरेन पॉलिसी, रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसीज दैट आर ऑफन एट ऑड विद ईच अदर। अब इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि यूरोपियन यूनियन के जो कई सारे मेंबर्स हैं और कई सारे मेंबर्स की जो फॉरेन रिलेशंस हैं और इसके साथ साथ फॉरेन रिलेशन के साथ साथ डिफेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो कई सारे देशों एक दूसरे से ऑड हैं। ऑड मतलब कह सकते हैं एक दूसरे से अलग हैं। तो इसमें बेसिकली ये चैलेंज इनके सामने ही है। मान लीजिए सपोज करते हैं अगर कोई एक ग्रुप है, अब मान लीजिए ये ग्रुप है, अब इस ग्रुप में मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं। अब ये 5 मेंबर्स क्या है, ग्रुप का मतलब क्या है कि सब एक दूसरे की बात को समझेंगे, ठीक है, एक दूसरे की बातों को वो समझेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर वो आगे बढ़ेंगे। तो ग्रुप मतलब यही है कि सबकी मेंटालिटी, अगर कोई भी ग्रुप बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनमें कुछ चीज़ कॉमन ना हो। जब उनमें कुछ चीज़ कॉमन होंगी तभी तो एक ग्रुप में रहते हैं ना। और इसी के चलते यही इसमें बताने की कोशिश की है कि यूरोपियन यूनियन के सामने चैलेंज ये है कि कई सारे उसके ही ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उन सभी मेंबर्स की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, अलग है, और साथ के साथ उनकी जो डिफेंस पॉलिसी है वो भी क्या है, अलग है, और जबकि वो सारे के सारे मेंबर एक ही ग्रुप के हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन के सामने सबसे पहला चैलेंज ये निकल के आता है कि उसके मेंबर्स जो स्टेट हैं, अगर वो यूरोपियन यूनियन के पार्ट है तो उन सबकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, उनकी फॉरेन पॉलिसी एक ग्रुप में होने के बावजूद उनसे वो फॉरेन पॉलिसी क्या है, अलग है उन देशों की। और इसी के चलते उसमें यह भी कहा गया कि फॉरेन पॉलिसी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स की एक दूसरे से अलग है। अब और साथ के साथ उनकी डिफेंस पॉलिसी भी एक दूसरे से अलग है। फॉरेन पॉलिसी क्या, फॉरेन पॉलिसी मतलब ये कि एक देश के रिलेशन दूसरे देश से कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं कि अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया की बात करें तो इंडिया और ये पाकिस्तान, तो इनके अगर हम फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और इसी के चलते तो अगर इंडिया एक ग्रुप बना लेता है अपना, जैसे कि इंडिया हो गया, इसके साथ साथ यूएस हो गया, इसके साथ साथ रशिया हो गया, इसके साथ साथ आपका जापान हो गया, तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप में एक चीज़ क्या होगी कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी या फॉरेन रिलेशन होंगे वो सबके एक जैसे होंगे। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, ग्रुप में रहने वाले जो कंट्रीज़ हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि वो उसके भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन नहीं है। कुछ कंट्रीज़ कह रही हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रुप एक है। अब ग्रुप में क्या होना चाहिए, ग्रुप में एक जैसी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए सबकी, कि अगर ग्रुप में मना किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमें कोई रिलेशन नहीं रखने तो ग्रुप में किसी भी मेंबर को नहीं रखने, लेकिन कुछ मेंबर्स क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशन रख रहे हैं। तो ये क्या है, उस ग्रुप के लिए चैलेंज है कि आप उस ग्रुप के मेंबर होते हुए भी वो काम कर रहे हो जो ग्रुप काम नहीं कर रहा, ग्रुप जिस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा आप वो चीज़ काम कर रहे हैं।
तो ये भी क्या है, ये एक लिमिटेशन है, ये एक तरह का चैलेंज है, वो भी किसके सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने, कि उसके कई सारे देश एक साथ मिलकर काम या एक जैसी उनकी फॉरेन रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ नहीं है, और साथ के साथ डिफेंस पॉलिसीज भी उनकी एक जैसी नहीं है, हर देश की अलग अलग डिफेंस पॉलिसी है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आता है यूरोपियन यूनियन के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे अलग है। तो इसमें क्या कहता है, ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन इराकी इन्वेजन एंड मैनी ऑफ द ईयूज न्यूअर मेंबर्स मेड अप द यूज्ड लेड coalition of the willing, whereas Germany and France oppose American policy। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब 2000 अगर हम 3 की बात करें, 2003 में अगर हम डिस्कस करते हैं कि अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि अमेरिका ने इराक पर कर दिया इन्वेजन। इन्वेजन मतलब क्या होता है, इन्वेजन मतलब होता है अटैक करना, और किया किसने था, अमेरिका ने। ठीक है भाई, अमेरिका ने इन्वेजन किया, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने कई सारे देशों का ये ग्रुप बनाया, जैसे आप देख सकते हो ये सारे के सारे देश हैं, इनका क्या बनाया, ग्रुप बनाया, और ताकि वो क्या कर सकें, अटैक कर सकें इराक पे। 2003 में डिसाइड किया, और जो इनका ग्रुप बना उस ग्रुप को क्या कहा गया, कोलिशन ऑफ विलिंग्स कहा गया। तो अमेरिका ने कहा, ये ब्लेम दिया कि इराक पर हम अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इराक क्या कर रहा है, इराक मेन लोगों को मारने के लिए, मास किलिंग करने के लिए क्या कर रहा है, वेपन्स बना रहा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इराक को रोकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ग्रुप बनाया, और इसके साथ साथ कई सारे मेंबर्स उसके यूरोप के भी थे, और ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के साथ साथ उन्होंने उस ग्रुप का नाम रख दिया कोलिशन ऑफ विलिंग्स रख दिया। अब हुआ क्या, अब इसमें यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर एक जो पहले था वो था ब्रिटेन, यूके। ठीक है, इसके साथ साथ इसके मेंबर और कौन है, जैसे जर्मनी, और इसके साथ फ्रांस है। अब क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन के ज़्यादातर मेंबर्स जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तुम सही कर रहे हो, जो इराक को आप अटैक करो बिल्कुल सही कर रहे हो। तो वहाँ पे ब्रिटेन के उस टाइम के जो पीएम थे जिनका नाम क्या था, टोनी ब्लेयर, ये रे टोनी ब्लेयर, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये टोनी ब्लेयर की पिक्चर है। अब टोनी ब्लेयर क्या कर रहा है, अमेरिका की पॉलिसी को जो डिसाइड किया है कि हाँ भाई हम इराक पर इन्वेजन करेंगे, तो उस चीज़ को टोनी ब्लेयर ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसी टाइम पे जर्मनी और फ्रांस ने इस अमेरिका की पॉलिसी को क्या किया, अपोज किया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, लेकिन 2 नेशन जर्मनी और फ्रांस इस चीज को अपोज कर रहे हैं। तो ये क्या है, यूरोपियन यूनियन के लिए चैलेंज है कि जब सारे देश उस चीज को मान रहे हैं अटैक करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं या कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी उन ग्रुप से अलग क्या है, अपनी फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी है। तो ये एक चैलेंज निकल के आता है कि यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि इनमें यूनिटी या कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो यहां पर ये एग्जांपल देके आपको समझाया गया कि कई सारे यूरोपियन मेंबर्स की जो फॉरेन रिलेशंस हैं और इसके साथ साथ जो इनकी डिफेंस पॉलिसीज़ हैं वो अलग हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम क्या था, टोनी ब्लेयर, उन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया, और वो भी सपोर्ट किस में किया, इराक पर अटैक करने के लिए। इसके साथ साथ अमेरिका ने इराक पर अटैक करने के लिए 2003 में क्या किया, एक कोलिशन बनाया, ग्रुप बनाया, और उसका नाम रख दिया कोलिशन ऑफ विलिंग्स। अब इस कोलिशन ऑफ विलिंग्स को और साथ के साथ अमेरिका की पॉलिसी को टोनी ब्लेयर जो ब्रिटेन के पीएम है उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वहाँ पे जर्मनी और फ्रांस ने इस अमेरिकन पॉलिसी को क्या किया, अपोज किया। और जबकि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ये क्या है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, तो इनकी तो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखा कि यहाँ पर उनके जो डिफेंस पॉलिसी है साथ के साथ जो फॉरेन रिलेशन है वो भी क्या है, अलग है। बेशक चाहे वो एक ग्रुप के मेंबर है, लेकिन उनकी फॉरेन रिलेशन और डिफेंस पॉलिसी क्या है, अलग है। अब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के सेकंड चैलेंज या फिर लिमिटेशंस की। तो सेकंड इसका चैलेंज क्या निकल के आता है, डीप सीटेड यूरो स्पेक्टिसिज्म इन सम पार्ट ऑफ द यूरोप अबाउट द EU इंटीग्रेटनिस्ट एजेंडा।
अब इसमें क्या होता है, सेकंड चैलेंज ये निकल के आता है कि जो यूरोपियन यूनियन की आपको पता है एक करेंसी है और उस करेंसी को क्या कहते हैं, यूरो कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी ने, यूरोपियन यूनियन ने सभी ने क्या किया, यूरोप के लिए एक कॉमन करेंसी बना दी और उसका नाम क्या रख दिया, इन्होंने यूरो रख दिया। अब स्पेक्टिसिज्म मतलब अगर हम बात करें तो स्पेक्टिसिज्म मतलब ये होता है जब हमें किसी पर किसी चीज़ का क्या होता है, डाउट होता है। अब यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है, यूरोपियन यूनियन चाहता है कि उसके जितने भी नेशंस हैं या जितनी भी कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं वो सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ मिल जाए, एक साथ मिल जाए। दैट मीन्स कि उनकी बहुत सारी चीज़ें क्या हो, कॉमन हो। और इसी के चलते जैसे कि उन सभी की अगर हम बात करें तो करेंसी उन सभी की कॉमन हो, साथ के साथ कोई बॉर्डर्स उनके बीच में ना हो, ठीक है। तो इस तरह की जो मेन यूरोपियन यूनियन की जो सोच है, जो उसका एजेंडा है कि सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को क्या किया जाए, एक कर दिया जाए या इंटीग्रेशन उसमें कर दिया जाए। तो लेकिन हर एक चीज़ में तो वो साथ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कई सारे मेंबर्स को क्या है, डाउट है। एग्जाम्पल में यहाँ पे डाउट किसको, कई सारे मेंबर्स को यूरो को लेकर है, यूरो जो उनकी कॉमन करेंसी है। अब यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि सारे के सारे मेंबर्स में एक ही करेंसी फॉलो की जाए और उसका नाम क्या रखा जाए, यूरो। लेकिन कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि वो अपने यहाँ पे यूरो को मेन एक कॉमन करेंसी के तौर पे अडॉप्ट ना करें। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें दे रखा है ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थ्रेशर जो थी, इन्होंने क्या किया, कैप्ट द यूएन आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। अब यूरोपियन मार्केट से इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन को बाहर निकाल लिया। अब इसको बाहर निकालने का मतलब क्या है, तो इसमें एक सिंपल लॉजिक ये निकलता है कि जो कंट्री स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिनकी जीडीपी स्ट्रांग है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी करेंसी भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। लेकिन जो कंट्री वीक है तो उनकी करेंसी भी क्या होगी, वीक होगी। तो ऐसे ही सेम अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल में डेनमार्क या स्वीडन की बात करें, तो इनकी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है कंपैरिजन टू जर्मनी और इसके साथ साथ फ्रांस। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों की जगह क्या हो, एक ही जैसी करेंसी हो सबकी जगह। फायदा तो फ्रांस और जर्मनी को होगा, डेनमार्क और स्वीडन को नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उनकी करेंसी क्या है, कम है। तो यही यहाँ पे की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने जो अपना उसने एजेंडा चलाया कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के पास यूरो हो, लेकिन उसकी इस करेंसी को लेकर कई सारे जो मेंबर्स हैं उस पर डाउट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ यूरो नहीं होनी चाहिए। क्यों, यूरो होगी तो प्रॉब्लम किसके लिए होगी, उस कंट्री के लिए होगी। तो यहाँ इसी के चलते यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट, तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियन जो मार्केट थी उससे यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन को क्या कर लिया, अलग कर लिया। दूसरा, तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन या चैलेंज है, वो भी किसका, यूरोपियन यूनियन का। क्यों, क्योंकि आप यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो बट आप यूरोपियन मार्केट के आपने क्या किया, उससे अपने आप को निकाल लिया। तो ये भी क्या है, ये भी एक चैलेंज निकल के आता है, वो भी किसके लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए। सेकंड इसमें क्या है, एग्जाम्पल में ये कहता है कि जो डेनमार्क और स्वीडन की बात करें, तो डेनमार्क और स्वीडन ने हैव resisted the Maastricht Treaty and adopt the euro, the common European currency। अब डेनमार्क और स्वीडन ने रेसिस्टेड मतलब क्या, कि डेनमार्क और स्वीडन ने जो मैस्ट्रिक्ट ट्रेटी हुई थी जिसके थ्रू यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी और ये ट्रेटी 1992 में हो रही थी, तो उसका विरोध किया कि ये ऐसी यूरोपियन यूनियन नहीं बननी चाहिए। और ये विरोध किसने किया, डेनमार्क और स्वीडन ने किया। तो ये भी एक यूरोपियन यूनियन के सामने क्या निकल के आया, चैलेंज या लिमिटेशन निकल के आया कि कुछ उसके मेंबर्स क्या कह रहे हैं, मतलब कि जो कुछ कंट्रीज है वो बिल्कुल मना कर रही हैं, अगेंस्ट में हैं कि वो यूरोपियन यूनियन को बनने नहीं देना चाहती। तो यहाँ पे सिंपल डेनमार्क और स्वीडन ने क्या किया, अपोज किया कि वो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी या फिर मेन उसका विरोध किया कि वो यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन नहीं चाहती। साथ के साथ वो इस चीज़ के भी अगेंस्ट में है कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही करेंसी हो।
यूरो हो। तो ये कॉमन करेंसी को लेकर भी इनके बीच में क्या है, रेसिस्ट है, मतलब इसका भी वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये चैलेंजेस निकल के आते हैं, वो भी किसके, यूरोपियन यूनियन के। तो पहला चैलेंज क्या निकल के आता है यूरोपियन यूनियन के सामने, कि कई सारे देश बेशक वो मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, बट उनकी जो फॉरेन रिलेशन और जो डिफेंस पॉलिसी है वो क्या है, अलग अलग है। और दूसरा जो चैलेंज निकल के आता है यूरोपियन यूनियन के पास, तो यूरोपियन यूनियन के पास ये है कि जो उसकी यूरो करेंसी है उसको सभी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो एक हो जाए, एक होने वाला जो एजेंडा यूरोपियन यूनियन का है वो एक तरह से पूरा होता हुआ हमें नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि कई सारी जो कंट्रीज हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनके यहाँ किस चीज़ को, कौन सी करेंसी को यूज़ किया जाए, यूरो को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम क्या था, मार्गरेट, उन्होंने यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम को क्या किया, यूरोपियन मार्केट से अलग कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक क्या निकल के आया, चैलेंज निकल के आया। इसके साथ डेनमार्क और जो स्वीडन थे, इन्होंने भी सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन के अगेंस्ट में चले गए, और साथ के साथ ये इसके अगेंस्ट में भी थे यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन के, या फिर मेन मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी की फॉर्मेशन या मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अगेंस्ट में थे। साथ के साथ ये भी नहीं चाहते थे कि जो यूरो को एज अ कॉमन करेंसी यूज़ किया जाए यूरोपियन नेशंस के लिए। जो यूरोपियन नेशंस जो हैं उनके अंदर यूरो को एक कॉमन करेंसी नहीं कंसीडर करना चाहिए यूरोप के लिए। तो ये भी क्या देखने को मिलता है, ये भी एक चैलेंज हमारे सामने आता है यूरोपियन यूनियन का। तो कुछ चैलेंज तो देखिए हर एक चीज़ में, हर एक मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन की अगर हम अदर ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती है। अगर हम बात करें मिलिट्री के टर्म से बात करें, या पॉलिटिकल के टर्म से बात करें, कल्चर के टर्म से बात करें, तो बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती है, और वो कौन सी है, यूरोपियन यूनियन। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे शार्क हो गया, आसियान हो गया, तो वो क्या है, वो मतलब काम कर रही हैं लेकिन इतना काम नहीं कर पा रही जितना यूरोपियन यूनियन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बेशक कुछ चीज़ों में इनको प्रॉब्लम है, फॉरेन रिलेशंस में एक जैसे मैच नहीं होते, डिफेंस पॉलिसीज़ मैच नहीं होती, और इसके साथ साथ यूरो को लेकर बहुत ज़्यादा इनका क्या है, स्पेक्टिसिज्म चल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर बेशक उसमें यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम है, लेकिन अदर हम चीज़ें देखें तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग क्या निकल के आता है, सेंटर ऑफ पावर निकल के आता है, और वो भी कौन, यूरोपियन यूनियन। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।